हेलो दोस्तों, सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने तुगलक वंश की स्थापना तथा गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अच्छे से पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो नया सुल्तान बना वह उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक बना। इसने 1325 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी तक शासन किया। शासक बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जौना खान की उपाधि धारण की थी। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत का यह सबसे शिक्षित और विद्वान तथा सबसे योग्य सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक ने धर्म और दर्शन का बहुत ज्यादा अध्ययन किया था और इसलिए वह बहुत तार्किक बुद्धि और खुले दिमाग वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी अभिलेख में इसे विश्व का सुल्तान भी कहा गया है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सुल्तान किसे कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल का सबसे योग्य विद्वान और शिक्षित शासक कौन था? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में बहुत सारी नवीन योजनाओं को लाया जो कि इससे पहले किसी शासक ने नहीं लाई थी। किंतु दुर्भाग्य यह था कि वह अपने सारे निर्णय जल्दीबाजी में लेता था। इसलिए उसने कई प्रयोग तो किए लेकिन वह विफल रहे। इन्हीं विफलताओं के कारण कभी कभी उसे अभागा आदर्शवादी भी कहा गया है। तो अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं में पहली योजना की बात करें तो उसने दोआब के क्षेत्र में कर में वृद्धि कर दी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो कर था वो 1/5 से लेके 1/3 के बीच में वसूल किया। इसने क्या किया कि राज्य के आय में वृद्धि के लिए लगान की दर को 50% तक बढ़ा दिया। साथ ही साथ इसने बीजों के लिए, पशुओं के लिए तथा कुओं के निर्माण के लिए ऋण भी प्रदान किए। किंतु उसी समय लगातार दोआब में 6 सालों के लिए सूखा पड़ गया और किसानों ने विद्रोह कर दिया और इस प्रकार इसकी ये योजना भी विफल रह गई। आगे बढ़ने से पहले दोआब के बारे में बता देते हैं। तो बता दें कि गंगा और यमुना नदी के बीच में फैले उपजाऊ क्षेत्र को ही दोआब कहते थे। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ था। यहाँ से राज्य को काफी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती थी। दूसरे सुधार के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। इसका यह कार्य था कि यह किसानों को ऋण उपलब्ध कराता था, साथ ही साथ अकाल संहिता भी तैयार करता था, जिससे कि कृषि क्षेत्र में लोगों की भलाई के पक्ष में निर्णय लिए जा सके। दीवान ए अमीर कोही के अंतर्गत जो कृषि ऋण प्रदान किए जाते थे उसको सोनधन ऋण भी कहते थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि का निर्णय सूखे के कारण विफल रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के तीसरे नवीन प्रयोगों में से एक था अपनी राजधानी का परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया एवं इसका नाम दौलताबाद रख दिया। तो देवगिरी का नया नाम उसने दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लाने के 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि देवगिरी दिल्ली की अपेक्षा भारत के ज्यादा केंद्र में स्थित था। अगर मैप से देखें तो यह है हमारा प्यारा भारत। एक्चुअली मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने के लिए। दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे है और दौलताबाद या फिर देवगिरी की स्थिति यहाँ पे है। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सोचा कि देवगिरी को अगर राजधानी बनाएंगे तो इससे उत्तर भारतीय राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी निरीक्षण किया जा सकता था। साथ ही साथ इधर से जो मंगोल या बाह्य आक्रमण होते थे उनसे भी देश की सुरक्षा की जा सकती थी। तो हालांकि उसकी सोच तो अच्छी थी किंतु उसे यह क्रियान्वित नहीं कर पाया। तो पहला कारण था देवगिरी केंद्र में स्थित था और दूसरा कारण मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा, जैसा कि हम लोगों ने भी मैप के माध्यम से देखा। और एक कारण था कि दक्षिण भारत की ओर झुकाव। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारतीय राज्यों को जीतकर दिल्ली साम्राज्य में मिलाना चाहता था। और आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। इसके समय कुल सूबों की संख्या 23 हो चुकी थी। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि औरंगजेब के समय कुल सूबों की संख्या 11 थी। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना भी असफल रही। क्यों? क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद की दूरी हालांकि 1500 किलोमीटर थी। इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद के बीच
एक सड़क का भी निर्माण कराया, साथ ही साथ बीच बीच में सरायों का निर्माण भी कराया था, जिससे यात्री वहां पे आराम कर सकें। लेकिन उसने यह यात्रा गर्मी के दिनों में ग्रीष्म ऋतु में शुरू की, जिससे यात्रा की कठिनाई बढ़ी और बहुत से लोगों की रास्ते में ही मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ जो लोग दौलताबाद पहुंचे उनमें से बहुत लोगों को दिल्ली की याद सता रही थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी पीढ़ियां दिल्ली में ही रहती थी। इसलिए लोगों में काफी असंतोष फैल गया। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक को भी यह आभास हो गया कि जिस प्रकार से दिल्ली से दक्षिण भारतीय राज्यों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता था, उसी प्रकार देवगिरी से भी दक्षिण भारतीय राज्यों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसलिए 1-2 साल बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद छोड़ने का फैसला लिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले जाना भी असफल योजना रही और फिर उसने राजधानी को देवगिरी से दिल्ली बना दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की नवीन योजनाओं में तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना थी वह थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। हालांकि ऐसा नहीं था कि इससे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। इससे पहले चीन के शासकों ने बहुत ही अच्छे से सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। साथ ही साथ ईरान के शासकों ने भी अपने राज्य में कागज के सांकेतिक मुद्रा निर्गत किए। अगर बात करें तत्कालीन समय की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अर्थात 14वीं शताब्दी के आसपास पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। इसलिए सुल्तान ने यह निर्णय लिया कि तांबे और कांसे के सिक्के चलाएगा और जिसकी कीमत चांदी के सिक्के के समान ही होगी। और उस समय जो सुल्तान ने तांबे और कांसे के सिक्के जारी किए उनका नाम अदनी या फिर दोकनी था। हमने अभी जाना कि सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा उसे ईरान व चीन से ली, क्योंकि वहां पर ऐसे सिक्के चलाए जा चुके थे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सांकेतिक सिक्के या फिर सांकेतिक पैसे के बारे में। वर्तमान में जो हम लोग नोट या फिर सिक्का प्रयोग करते हैं वो भी सांकेतिक मुद्रा का ही एक उदाहरण है। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अर्थात सुल्तान ही ईश्वर की छाया है ऐसे नाम खुदवाए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया जाना भी असफल योजनाओं में से एक रही। क्यों? क्योंकि लोगों ने घर घर तांबे और कांसे के सिक्के बनाने प्रारंभ कर दिए और इसका कारण यह था कि सुल्तान सिक्कों की निर्गत व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं तो काफी अच्छी थी, लेकिन वह उन पे कंट्रोल नहीं रख पाया। इस वजह से जाली सिक्कों की संख्या बाजार में काफी बढ़ गई। इसलिए सुल्तान ने प्रतीक मुद्रा को वापस लेने का निर्णय किया। उसने अपने सारे सिक्के जो तांबे और कांसे के थे उसको वापस किया और उसके बदले चांदी के सिक्के दिया। इससे जाली सिक्के भी बाहर हो गए, क्योंकि जाली सिक्कों का भार जो था वह सुल्तान द्वारा जारी किए गए सिक्कों के भार से अलग था। तो इस प्रकार यह योजना भी विफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक का अगला जो नवीन प्रयास था वह था ईरान के खुरासान का अभियान। खुरासान का यह अभियान मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध करना चाहता था और इस अभियान हेतु सुल्तान ने 3,70,000 की सेना का गठन भी कर लिया था। साथ ही साथ 1 वर्ष के लिए अग्रिम वेतन भी सुल्तान ने सैनिकों को दे दिया था। किंतु उसी समय मध्य एशिया या फिर खुरासान के राजनीति में परिवर्तन आ गया और वहां पर तैमूर लंग ने पूरे क्षेत्र को फिर से एक सूत्र में बांध दिया। इस कारण सुल्तान का यह अभियान भी असफल रहा। हम देखेंगे कि किस प्रकार तैमूर लंग ने अपनी शक्ति को बढ़ाई और फिर से वह भारत पर आक्रमण करेगा। कुछ इतिहासकार इसका कारण यह मानते हैं कि शायद भारत और मंगोलों से अपनी प्राकृतिक सीमा को सिंधु नदी के और आगे तक हिंदुकुश पहाड़ी तक बढ़ाना चाहता था, लेकिन यह बात कितनी सच है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस प्रकार मध्य एशिया की राजनीति में तैमूर लंग का उदय होता है और यह अभियान भी असफल हो जाता है। आपको याद होगा कि जब देवगिरी से राजधानी फिर से दिल्ली लाई गई, उस दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने हिमाचल प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी राज्य कराचील पर अभियान करना चाहा। इस अभियान हेतु भी मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विशाल सेना कराचील पर आक्रमण हेतु भेजी, किंतु सेना जंगल में भटक गई और कहा जाता है कि 10,000 सैनिकों में से मात्र 10 सैनिक ही जीवित लौटे। इस प्रकार यह योजना भी असफल रही। कराचील अभियान का एक कारण यह था कि सुल्तान अपने देश की सीमा चीन से सुरक्षित रखना चाहता था।
और जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 की सेना में से मात्र 10 अधिकारी ही जीवित लौटे, बाकी सारे लोग जंगल में कहीं ना कहीं भटक गए। इन तमाम असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी, रक्त पिपासु तथा असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि राजमुंदरी अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान भी कहा गया है। कुछ जगह मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण व धनवानों का राजकुमार कहा गया है। विरोधाभासों का मिश्रण इस वजह से सुल्तान को कहा जाता था क्योंकि सुल्तान ने जितने निर्णय लिए या तो वो किसी प्राकृतिक कारण से विफल हो गए, या फिर उसके जल्दीबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण असफल हो गए, या फिर वह इसका सही तरह से क्रियान्वयन नहीं कर पाया। उसे धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के पास बहुत सारा पैसा था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जो हिंदू त्योहार होली और दिवाली में भी भाग लेता था, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक के धार्मिक रूप से सहिष्णु होने एवं उदारता का परिचय मिलता है। सहिष्णु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक धर्म के प्रति उदारता का भाव रखता हो। मोहम्मद बिन तुगलक ने गैर तुर्कों, ऐसे लोग जो तुर्क ना हो, साथ ही साथ भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पद पर नियुक्त किया। इसका मतलब वह उनकी योग्यता के अनुसार उनको पद या फिर उनकी नियुक्ति करता था। और बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा प्रांत थे, कुल 23 प्रांत। और मोहम्मद बिन तुगलक का काल साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से चरमोत्कर्ष का काल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान, यहाँ पे विद्वान होगा, जिन प्रभु सूरी व राजशेखर को अपने दरबार में सम्मानित भी किया था। इससे यह पता चलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रत्येक धर्म का सम्मान करता था। उसने सैन्य पदों का योग्यता के आधार पर आवंटन किया, यह भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए विद्रोहों के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा विद्रोह हुए। अगर सबसे पहले विद्रोह की बात करें तो जब मोहम्मद तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया, साथ ही साथ जब उसने देवगिरी से फिर दिल्ली स्थापित किया, तो उस समय उसके एक रिश्तेदार गुरसस्प ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को दबाने के लिए सुल्तान को खुद जाना पड़ा। गुरसस्प रिश्तेदार में मोहम्मद बिन तुगलक का भाई लगता था। साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बंगाल, वारंगल, पश्चिम बंगाल, अवध, गुजरात तथा सिंध में भी विद्रोह हुए। इन सब विद्रोहों को मोहम्मद बिन तुगलक ने दबाया। अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए। कुल 34 विद्रोह उसके शासनकाल में हुए थे, जिसमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारतीय राज्यों में हुए थे। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार दक्षिण भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाना संभव नहीं था। तो जैसे ही सुल्तान की सेना दक्षिण भारतीय राज्यों से दिल्ली की तरफ कूच कर जाती, वहाँ के शासक स्वयं को स्वतंत्र कर देते। तो इस प्रकार 34 विद्रोहों में से 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारतीय राज्यों में ही हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने निरंतर चलने वाले विद्रोहों को देख के एक बात कहा था कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता है। वैद्य अगर सर दर्द की इलाज करता है तो बुखार हो जाता है, और अगर वह बुखार का इलाज करने की कोशिश करता है तो कुछ और ही हो जाता है। तो आप जान सकते हैं कि उस समय वह विद्रोहों से कितना ज़्यादा परेशान था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, और साथ ही साथ 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना भी हो गई। ये दोनों राज्य स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। अगर मंगोल आक्रमण की बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आखिरी मंगोल आक्रमण हुए थे। तरमा सिरीन के नेतृत्व में 1326 से 1327 ईस्वी के बीच में हुए थे। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध में एक विद्रोह को दबाते समय थट्टा नामक स्थान पर सुल्तान बीमार पड़ गया और वहीं गोंडाल में उसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने एक बात कही कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आप लोग सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि सुल्तान की सारी योजनाएं या तो विफल हो जाती या फिर उसका जनता पर विपरीत ही प्रभाव पड़ जाता।
मोहम्मद बिन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा भी दिल्ली में बनवाया था। ये पॉइंट्स भी ध्यान देने लायक है क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार से 20 मार्च 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो शासक बनता है वह इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही एक तीर्थयात्री आया था जिसका नाम आप सबने सुना होगा, जिसका नाम इब्न बतूता था, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया। और इस समय भारत पर किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। अगर इब्न बतूता की बात की जाए तो यह मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताबुल रेहला, और इस पुस्तक में उसने सती प्रथा का वर्णन भी किया है। तो सती का साक्ष्य भी इस बुक से मिलता है। कुछ दिन बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत के रूप में इब्न बतूता को चीन में भी भेजा था। इस प्रकार हम लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक को समाप्त किया। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास और हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में, साथ ही साथ तुगलक वंश को समाप्त भी करेंगे। थैंक यू।